हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के एनुअल एग्जाम क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स का, जो कि आप भौतिक शास्त्र विषय कहलाता है, इसका हम लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसको आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपको इतना तो जानकारी मिल ही गई होगी कि कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 70, यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से केवल आपको 35 प्रश्न बनाने हैं। 20 लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें से 10 आपको बनाने हैं, और 6 रहेंगे दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से केवल आपको 3 बनाने हैं। आपको समय मिलेगा इसके लिए 3 घंटा 15 मिनट का, और ये पूर्णांक आपका कितना रहेगा 70 नंबर, और बाकी के 30 नंबर कहाँ से आते हैं, हमारे प्रैक्टिकल से आते हैं। ठीक है, तो इतना ये सारी चीजें आपको पहले से जानकारी होगी। अगर नहीं जानकारी होगी तो आप यहाँ से समझ सकते हो। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रश्न आज बहुत सारा सॉल्व करना है। हर एक प्रश्न को हम लोग आराम से धीरे धीरे समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला सवाल आज के प्रश्न का, विद्युत ध्रुवाघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है, यानी कि विद्युत ध्रुवाघूर्ण के बारे में हमने पढ़ा था कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू और इनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो जाए तो ये हमारा क्या है, विद्युत ध्रुव है। ठीक है, और ये अच्छा विद्युत ध्रुव हुआ, ये विद्युत ध्रुवाघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L हम लोग लिखते थे। ये तो इसका परिमाण हो गया, लेकिन इसकी दिशा के बारे में बात किया गया तो इसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप याद रखिएगा कि विद्युत ध्रुवाघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धनावेश की तरफ होती है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने पढ़ा है ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। एफ बल, इसका मात्रक तो न्यूटन। आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो इसका मात्रक हम लोग क्या बोल लेंगे, न्यूटन प्रति कूलम, जो कि हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे सामने लिखा हुआ न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, और इसका हम लोग मात्रक न्यूटन बटे कूलम निकाल लेंगे। पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न हमसे तीसरा नंबर, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेश हमारे सामने दे दिया है Q बराबर एक कूलम। पूछा है कि N बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q N से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है, तो इसलिए N का मान क्या हो जाएगा, इसलिए N बराबर हो जाएगा Q बट्टा E। अब Q का मान हमारे सामने एक दिया हुआ है, और E का मान तो हम लोग सब जानते हैं, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। दशमलव उड़ेगा ऊपर जाएगा 1 0 10, ये कटेगा 5 से, ये कटेगा 8 से, 5 बटे 8, 5 बटा 8 गुना 10 की पावर, ये माइनस है 19, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 19। आप जब इसको कैलकुलेशन करोगे, सॉल्व करोगे, तो आएगा 625। इसको सॉल्व करने के बाद सॉरी 6.225 आएगा, और पावर एक घटेगा तो 18 हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप इसको आगे सॉल्व कर लेना, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो, कोई दिक्कत रह जाए तो आप हमें बतलाइएगा, हम लोग इसका जरूर से जरूर सोल्यूशन कर लेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारे सामने चौथे नंबर में है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक, विद्युत रोधी पदार्थ है इंसुलेटर का पराविद्युतांक पूछा गया। तो हम लोग जानते हैं कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक जो है वो हमेशा एक से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो एक से ज्यादा इसमें ऑप्शन में -3 तो होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा, 0.7 भी नहीं होगा। हाँ, डी नंबर सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 6.0। नेक्स्ट आगे चलते चलते हैं, 5 नंबर का प्रश्न हमारे सामने। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है। विद्युत क्षेत्र में कौन सा चीज विक्षेपित होता है, आपको पता होगा कि हमने पढ़ा है कुछ दिन पहले ही। इस प्रकार से हम लोग एक रचना बनाते थे, इसमें एक विद्युत सक्रिय रेडियो एक्टिव पदार्थ को, विद्युत सक्रिय पदार्थ को रख देते थे, जिसमें से कुछ विकिरण निकलता था, कुछ विकिरण ऐसे इधर घूमता था, कुछ विकिरण इस प्रकार से ऐसे घूमता था। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर गया था। और एक कुछ किरण था जो कि बीच से बिना विचलित हुए निकल जाता था, तो इसको हमने अल्फा कहा, इसको बीटा कहा था, इसको गामा कहा था। अल्फा और बीटा विद्युत क्षेत्र में मुड़ जाती थी, हमने देखा था, गामा नहीं मुड़ता था। तो ऑप्शन में क्या इन तीनों से रिलेटेड कोई चीज है क्या,
अल्फा कण, हाँ बिल्कुल, क्या क्या कार्य विक्षेपित करता है? गामा किरणों को तो बिल्कुल नहीं करता, गामा किरणें सीधे निकल जाती है। अल्फा किरणों को ये विक्षेपित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन को भी नहीं करता क्योंकि ये भी उदासीन होता है, एक्स किरण को भी नहीं करता, ये भी उदासीन होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा को और बीटा को भी करता है। अगर बीटा ऑप्शन में रहता तो बीटा भी हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है 6 नंबर का कि एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में, एक बिंदु आवेश Q है, इसको एक विद्युत क्षेत्र E में रखा गया, तो इस पर लगने वाले बल के मान पूछा है। तो चूंकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था E बराबर F बटे Q नॉट होता है, तो इसलिए यहाँ से आप बोल सकते हो F बराबर Q नॉट इंटू E होगा। लेकिन ये Q नॉट आवेश के लिए है, फिलहाल Q नॉट नहीं है, Q है, तो हमारा F बराबर Q इंटू E हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से हम लोग निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है हमारे सामने, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा जाता है। घन के तल से निर्गत, घन के, अच्छा एक तल पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान। तो जब भी कभी किसी बंद पृष्ठ में आवेश रखा जाए, उससे निर्गत फ्लक्स का मान पूछा जाए, तो हम लोग आंख बंद करके किसका नियम लगाते हैं? गॉस का प्रमेय, क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल यहाँ क्यू का मान प्लस क्यू है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको याद होगा ये Q/एप्सिलॉन नॉट तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। फिलहाल यहाँ पे पूछा है घनाभ के किसी एक तल से, एक ही तल से गुजरने वाला फ्लक्स। तो अगर टोटल Q/एप्सिलॉन नॉट होगा तो इसको 6 टुकड़े में बांट दें, ये हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये केवल एक तल से गुजरेगा, ठीक है। और ये हमारे सामने ऑप्शन नंबर, हाँ, बी में लिखा हुआ है। याद रखिएगा, टोटल से गुजरने वाला Q/एप्सिलॉन नॉट, केवल एक तल से गुजरने वाला Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। 8वां प्रश्न हमारे सामने है, एक गोलीय चालक धारिता, गोलीय चालक धारिता C बराबर हमने पढ़ा हुआ था। C बराबर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? C बराबर 4πε0 इंटू R, ठीक है। दिया हुआ 1 माइक्रोफेराड, उसकी त्रिज्या क्या होगी? अच्छा, C दे दिया 1 माइक्रोफेराड, R पूछा गया, तो C का मान हम लोग रख देंगे 1 माइक्रोफेराड, यानी 1 गुना माइक्रो का मतलब तो 10 की पावर -6 होता है। अच्छा, 4πε0 इधर गुना में है, अगर इधर आएगा तो आएगा बट्टे में, 4πε0, ये बच जाएगा इधर आर। अच्छा, 1/4πε0 का मान आपको पता होगा, 1/4πε0 का मान हम लोगों ने देखा था 9 गुना 10 के पावर 9 होता, तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 10 के पावर -6 गुना, ये हो जाएगा ऊपर जाकर के 9 गुना 10 के पावर 9, 1/4πε0 का मान होता है, ये हमने रखा, बराबर में आ रहे उधर। ये एक तो कुछ नहीं होगा, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर -9 है, तो ये बच जाएगा 9 गुना 10 के पावर 3, ये हमारा आर आ गया, यानी कि 9 गुना 10 के पावर 3 मीटर। ये ऑप्शन में कहीं है क्या? ये नहीं है, यानी कि 10 के पावर 3 को 9000 बोल सकते हैं, 9000 मीटर नहीं है, लेकिन 9 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी में आपको जरूर दिख जाएगा, जो कि 9 गुना 10 के पावर 3 मीटर के ही बराबर होता है ना, 9000 मीटर बराबर 9 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने 9 नंबर का, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सी बराबर ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ए है क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट माध्यम की पराविद्युतता जो उसके बीच में भरा रहता है, फिलहाल हवा है इसलिए हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट लिया। डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, इन तीनों पर निर्भर करता है और बाकी किसी भी चीज पे नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है प्लेटों की आकृति, आकृति यानी कि किस आकृति के है, तो अगर आकृति को हम लोग चेंज करें तो क्या क्षेत्रफल चेंज होगा? बिल्कुल होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पूछा गया नहीं करता, नहीं वाला बतलाना। प्लेटों के आकार पर, बिल्कुल आकार से तो क्षेत्रफल होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। प्लेटों के बीच के अंतराल, अंतराल का मतलब दूरी, दूरी तो डी है, ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। ये प्लेटों के आवेश पर, इस पर आवेश कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि आवेश पर ही निर्भर नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न में हमसे, समान धारित, धारिता होना चाहिए, यहाँ पे धारित लिखा गया गलती से, बिहार बोर्ड भी मिस्टेक करता है टाइपिंग में। समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर क्रम, याद रखिएगा, पहले समांतर क्रम तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात पूछा है, यानी सीपी बटा सी एस। पहले हम लोग सीपी निकाल लेंगे। सीपी का फॉर्मूला आपको याद होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन तीनों का मान यहाँ पे बोला गया समान, मान लेते हैं हम लोग C होगा, तो C1 की जगह पर भी C, C2 की जगह पर भी C,
C3 की जगह पर भी C, ये हो गया हमारा टोटल 3C, ठीक है, 3C हो गया। और CS अगर निकालना चाहे तो 1/CS का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और सबका मान अभी C है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, यानी कि ये हो जाएगा 3/C। इसलिए यहाँ पर अगर दोनों तरफ व्युत्क्रम ले लो आप, तो CS का मान आ जाएगा कितना, C/3। तो हमने CP और CS दोनों निकाल लिया, लेकिन दोनों का मान नहीं चाहिए, दोनों का अनुपात चाहिए, तो मैं यहाँ बीच में सॉल्व कर लेता हूँ, इसलिए CP/CS। अच्छा, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है कि CP/CS करेंगे कि CS/CP। तो प्रश्न में कह दिया पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी, तो CP पहले तब CS, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा कर देते हो तो आपका आंसर भी गलत आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। CP का मान है 3C और CS का मान है C/3। अच्छा, बट्टा के नीचे बट्टा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, 3C के नीचे नहीं को तो एक ले लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। C/3 है ना, तो ये हो जाएगा 3/C। C तो कैंसिल हुआ, बचा 3 9/1, यानी कि ये हो गया 9:1। ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपको। अगर आप इसको गलती से CS/CP करोगे तो आपका आ जाएगा 1:9, और आपको गलत करवाने के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपके सामने तैयार है, ठीक है। गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान से बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, वोल्ट प्रति मीटर का मात्रक। वोल्ट प्रति मीटर, तो आप सोच रहे हो कि वोल्ट प्रति मात्रक का मीटर क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि वोल्ट प्रति मात्रक का मीटर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, हमने तो ई का फॉर्मूला पढ़ा है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। इसका मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होता है कूलम, तो इसका तो मात्रक हमने न्यूटन प्रति कूलम पढ़ा था। लेकिन अगर आप इसको और आगे कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा। या फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध माइनस डीवी बटे डीएक्स। तो ये बी डी भी क्या है, विभव, इसका मात्रक वोल्ट, और ये एक्स क्या, दूरी, इसका मात्रक मीटर। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो आंसर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमने फॉर्मूला पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का, आर रो बराबर आर इंटू ए बट्टा एल। आर का मात्रक होता है ओम, ए यानी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, बट्टा में लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते चले। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, यानी जीरो टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर जीरो या बहुत कम हो जाए तो कोई क्रिस्टल किस प्रकार से व्यवहार करता है। अच्छा, सिलिकॉन है, क्रिस्टल नहीं, सिलिकॉन। सिलिकॉन अर्धचालक होता है और अर्धचालक शून्य ताप पर पूरी तरह से कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सी हो जाएगा, पूर्ण कुचालक की तरह ही व्यवहार करता है, ठीक है। आगे बढ़ते चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन प्रतिरोध को व्यक्त करता है, प्रतिरोध पूछा गया है। आर हमने पढ़ा है समानुपाती एल और व्युत्क्रमानुपाती ए होता है। समानुपाती एल व्युत्क्रमानुपाती, जब दोनों को मिलाएंगे तो आर समानुपाती एल बटे ए, इसलिए आर बराबर हम लोग लिखते हैं रो, ये कांस्टेंट इनटू एल बटे। हम लोगों ने तो क्लास में आर बराबर रो इंटू एल बटे ए पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे बिहार बोर्ड दिया हुआ है, बिहार बोर्ड क्या दिया हुआ है। अच्छा, ए नंबर आप देखो ध्यान से, रो नहीं दे करके ई दे दिया, स्मॉल ई दे दिया, ई इंटू एल बटे ए, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। रो हमारा स्थिरांक है, इसके जगह कुछ भी चीज लिया जा सकता है। अभी हमने इसी का मात्रक निकाला था ऊपर में, ओम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध, हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, ताप में वृद्धि तो प्रतिरोध में भी वृद्धि, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा गया। विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर हमने कई फॉर्मूला पढ़ा था, W बटे टी, वी स्क्वायर बटे आर, V इंटू आई, और आई स्क्वायर इंटू आर। इतना इतना फॉर्मूला हम लोगों ने पी का पढ़ा था। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, हाँ वी स्क्वायर बटे आर दिख रहा है। ये कई बार बिहार बोर्ड में भी आया हुआ, हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक में इसको पढ़ा था, तो आप याद रखिएगा इन सभी फॉर्मूला को, ठीक है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वोल्ट, एक वोल्ट का मतलब होगा 1 जूल प्रति 1 कूलम, जूल प्रति कूलम। कूलम कूलम तो कट गया, बचा कितना, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल बच गया, जो कि हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल। आपको किरचॉफ का नियम याद होगा, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का पहला नियम,
इसमें हमने पढ़ा था सिग्मा आई बराबर 0, यानी कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा किरचॉफ के नियम के अनुसार। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? हमने पढ़ा था स्थिर आवेश और गतिशील आवेश। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता था? हमने पढ़ा था स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, लेकिन गतिशील आवेश उत्पन्न करता है दोनों। याद रखिएगा दोनों पॉइंट को। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? हाँ, सी नंबर, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। 20वां प्रश्न हमारे सामने है। 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, म्यू नोट बटे एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, म्यू नोट क्या है? चुंबकशीलता। म्यू नोट है हवा निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट क्या है? हवा निर्वात की पराविद्युतता है। म्यू नोट हवा निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नोट हवा निर्वात की पराविद्युतता है। दोनों को हमने पढ़ा था, एप्सिलॉन नोट को कूलम्ब के नियम में, म्यू नोट को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए कूलम्ब के नियम में। दोनों का मात्रक भी हम लोगों ने निकाला था। अभी फिलहाल दोनों का मात्रक पूछा गया है, तो आप इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम्ब आएगा। आपको दोनों ही मात्रक क्लास में पढ़ाया गया। अगर आप दोनों का मात्रक रख करके फिर उसका रूट करोगे तो आपका आंसर पक्का है कि न्यूटन प्रति कूलम्ब आएगा। थोड़ी सी लंबी इसमें टाइम लगेगी, ठीक है। आप इसको बना लेना, लेकिन अगर आपका डाउट रह जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में प्रश्न का नंबर भेजना, या व्हाट्सएप करना, या फेसबुक इंस्टाग्राम पर हम लोग इसका आंसर आपको कैलकुलेशन करके भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, यानी कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक ही दिशा में जा रही है। इलेक्ट्रॉन के एक ही दिशा में जाने का अर्थ होता है कि ये किसी चालक तार में ही जाएगा ना। किसी चालक तार में इसका मतलब एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और जब भी दो चालक तार में अगर एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगी। याद रखिएगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देकर के ये नहीं बोल देना कि प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब कि दो चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने है 22 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? टाउ वेक्टर बराबर बलयुग्मा घूर्ण। हमने पढ़ा था एम बी साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। याद रखिएगा, एम बी साइन थीटा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगला हमारे सामने है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता, कहाँ पे शून्य होता है? ऊर्ध्वाधर घटक पूछा गया है, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा गया। बी भी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। बी भी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसका आया था साइन, साइन फाई था, साइन फाई, हाँ साइन फाई था। तो पूछा गया कि इसका घटक शून्य कहाँ पे होता है? बी भी का कंपोनेंट हमने बी साइन फाई पढ़ा था। तो साइन फाई का मान 0 कहां पर होगा? आपको पता होगा, ध्रुव पर तो 90 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। निरक्ष पे, हाँ निरक्ष पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो साइन 0 तो ये भी 0। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक निरक्ष पर 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बी बराबर बी साइन फाई हमने फॉर्मूला क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बीएच का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये भी पता होगा। आप कमेंट सेक्शन जाकर के बदलाना अगर आप अभी तक क्लास देख रहे हो तो। 24वां प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमने 10th में भी पढ़ा था नरम लोहा, नरम लोहा से विद्युत चुंबक बनाया जाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान हमने तीनों के लिए पढ़ा था, अणु, लौह और प्रति। तीनों चुंबकीय पदार्थों के लिए तीनों चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकशीलता का मान हम लोगों ने देखा था। या ध्यान दीजिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए एक से ज्यादा, लौ चुंबकीय एक से बहुत ज्यादा, और इसमें एक से कम होता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलहाल हमारा एक से अधिक होगा, लौ रहे तो एक से बहुत ज्यादा अधिक, अनु रहे प्रति रहे तो एक से कम होगा। तीनों चीज को याद रखिएगा। फिलहाल हमारा आंसर कौन सा हो गया था? बी। 26वां प्रश्न, उदासीन बिंदुओं पर हमने एक क्लास में पढ़ा था, उदासीन बिंदुओं पर हमने क्या पढ़ा था थ्योरी में? बी एम ए, ठीक से नहीं लिखा है, बी एम बराबर बी एच हमने ऐसा पढ़ा हुआ था। जहां बी क्या है? बी एम हमारा था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी एच है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो यहाँ पे बी एम तो नहीं दिया, बी दिया हुआ, बी बराबर बी एच, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। सी बराबर बी एम बराबर बी एच, या हमने बी बराबर बी एच भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित? इसको तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कई बार हम लोगों को प्रूव भी करने के लिए दिया जाता है कि लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। हेनरी आपको ढूंढना, हेनरी तो कहीं ऑप्शन में है नहीं,
प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी नहीं है तो अच्छा हाँ ओम सेकेंड हो जाएगा, ओम सेकेंड। प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकेंड भी बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। याद रखिएगा एल बटे आर की बीमा, एल बटे आर की बीमा अगर आपको निकालना है तो एल हमारा क्या है प्रेरकत्व, आर है हमारा प्रतिरोध, दोनों का मान आप रखना। अच्छा एल की बीमा हमने मात्रक ऊपर में देखा था ना, यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो। एल की मात्रा कभी हमने देखा ओम सेकेंड, और बट्टा में भी प्रतिरोध दे दिया तो ओम ओम तो कट ही जाएगा, बच जाता है सेकेंड केवल और केवल सेकेंड, यानी कि केवल सेकेंड किसकी बीमा होगी, बीभा लिख दिया, बीभा नहीं बीमा। ये बिहार बोर्ड बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक करता है ना, तो इसमें अच्छा रूट अंडर एल सी का आ जाएगा। आप पक्की बात है सॉल्व करना। एल मतलब प्रेरकत्व, ठीक, एल मतलब प्रेरकत्व और सी मतलब क्या होता है धारिता। दोनों को आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसकी मात्रा पक्की बात है कि सेकेंड ही आ जाएगी, इसका भी सेकेंड आएगा, इसका भी सेकेंड आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऊपर से हमने हिंट्स लिया था, ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाए तो हमसे कमेंट सेक्शन में फिर से पूछिएगा, हर एक डाउट का सोल्यूशन मिलेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नोट दे दिया है, आई नोट कितना दिया 5√2, पूछा है माध्यम आई आर एम एस, पूछा आई आर एम एस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आई नोट बटे √2 होता है। आई नोट का मान 5√2 बट्टा में √2, √2 कट गया, बड़ी आसान सा सवाल, 5 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा आई आर एम एस बराबर आई नोट बटे √2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, प्रतिबाधा जेड के बारे में पूछा गया, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर पढ़ा था, ठीक, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा आर का मान दिया है कितना 8, 8 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और ये एक्सएल का मान दे दिया 6 ओम, तो ये हो जाएगा कितना 6 के 36, 36 100, इसका वर्गमूल तो 10 आ जाएगा, बड़ा ही आसान कैलकुलेशन हो गया। ऑप्शन में हाँ है बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये आप इस प्रकार से फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो प्रतिबाधा का। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल भी होता है, आगे हम लोगों के सामने आ भी सकता है। तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है। यहाँ पर हम लोगों को हिंट्स मिला तप्त तार एमीटर, तप्त तार वोल्ट मीटर, यानी कि हॉट वायर, हॉट वायर है तो उसमें प्रभाव पड़ी तो कम पड़ेगा ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है विशुद्ध प्रेरकत्य परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। आप ध्यान दीजिएगा विशुद्ध प्रेरकत्य परिपथ में शक्ति गुणांक हमने इसको थ्योरी में ही देखा था, इसका मान 0 होता है, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसका आंसर 0 होता है, सी नंबर का सॉरी 33 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में भ्रमण धारा तो उत्पन्न होगी ही होगी, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा भी होगा, हर हाल में होगा, प्रेरित धारा भी होगा क्योंकि उसमें प्रेरण होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, केवल दिष्ट धारा नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फिलहाल सही हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, प्रतिबाधा का रूट अंडर आर प्लस ओमेगा, अच्छा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एक्सएल का स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ऑप्शन ये डब्ल्यू लिख दिया है, हम लोगों ने क्लास में ओमेगा पढ़ा हुआ था, तो ये ओमेगा होगा या डब्ल्यू भी लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अभी ऊपर के प्रश्न में हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया हुआ था, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, पूछा गया हमसे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है आपने पढ़ा होगा, जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग एक छोटी सी चैप्टर थी, हमने पढ़ा था 3 नंबर का एक चैप्टर होता है, जिसमें बहुत ही कम चीज पढ़ा था। फिलहाल अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स तरंग सब विद्युत चुम्बकीय तरंग, केवल अल्फा नहीं होता है, याद रखिएगा। अल्फा गामा बीटा किरणों के बारे में हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा था, विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में हमने इसी नाम के एक चैप्टर में पढ़ा था, आप याद रखिएगा अल्फा तरंगें नहीं होती। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगें होती, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगें, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पराबैंगनी भी नहीं होगा, दृश्य तरंग भी नहीं होगा। पराबैंगनी भी सबसे अधिक आवृत्ति अगर हमसे पूछा जाए तो पराबैंगनी और दृश्य बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, रेडियो का सबसे कम होती है, गामा का सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अच्छा ज्यादा ही पूछा है ना, हाँ अधिक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। रेडियो तरंग का सबसे कम होता है ये भी याद रखिएगा, और इसका सबसे ज्यादा होता है ये भी याद रखना।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा क्या होती है? ये तो हमने कई बार पढ़ा था विद्युत चुंबकीय चैप्टर में। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर, ये प्रश्न अक्सर आता भी है, आप इसको याद रखना। ठीक है, समानांतर होती है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की बीमा पूछा है, बीमा में ये स्पेलिंग गलत है, बीमा होगा तो इसकी बीमा। अच्छा, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है क्या? ये है ऊर्जा घनत्व। ये क्या है? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व होता क्या है? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था ऊर्जा घनत्व का? ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बट्टा आयतन होता था, ऊर्जा बटे आयतन, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा का बीमा हम लोग जानते हैं एम एल, ऊर्जा बल गुना विस्थापन को कहते हैं ना, एम एल टू टी माइनस टू, बट्टे में आयतन का हो जाएगा एल थ्री। यहाँ से 3 कट जाएगा, सॉरी 2 कटेगा, 1 बच जाएगा, तो ये ऊपर जाके एम, मैं बीच में लिख देता हूँ एम, ऊपर जाके एल माइनस 1 और टी पहले से माइनस टू, ये हमारा आंसर होगा एम एल माइनस 1 टी माइनस टू, जो कि ऑप्शन नंबर हाँ सी में दिख रहा है। ऊर्जा घनत्व ये हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर में अगर आप एप्सिलॉन नॉट की बीमा रखो, ई की बीमा रखो, फिर कैलकुलेशन करो तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, ऊर्जा घनत्व ऊर्जा बटे आयतन लिख करके अगर आप सॉल्व करो तो कम समय में इसका आंसर आ सकता है। हालांकि आप सॉल्व इस प्रकार से भी कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को और ई को रख करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में, अच्छा ऑप्टिक्स से प्रश्न है बहुत देर के बाद, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है, माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा गया। तो हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या दिया है? किसी माध्यम से निर्वात में, अच्छा किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो क्रांति कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा गया है। आई का मान हम लोग आई से रखेंगे, आर का मान तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रांति कोण जब भी होता है, ये मान लो कि फर्स्ट माध्यम सेकेंड माध्यम, ये हमारा अभिलंब है, ये इधर से जाता, तो ये मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको ताकि क्लियर दिख जाए। मैं आपको दूसरे कलर से एक दिखा रहा हूँ, जल्दी से आ जा कलर। हाँ ठीक है, ये इधर से जाएगी तो जरूर, इधर से जाएगी इस एंगल पे, लेकिन इधर से लौटे कितना एकदम, ओह ये गलत हो गया। ये इसी के ऊपर एकदम अपवर्तित हो जाएगा, यानी कि हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा क्रांति कोण। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर होनी चाहिए V1 बटे V2, ये हमारी होनी चाहिए। ठीक, साइन आई तो हमारा क्रांति कोण हो गया, यानी कि साइन आई सी हम लोग लिख सकते हैं, और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, आर हमारा 90 डिग्री बराबर V1। V1 तो चाहिए, V1 हम लोगों को चाहिए, कहाँ से जा रही है? और V2 हमारा निर्वात है, और निर्वात में तो प्रकाश की चाल आपको पता ही होगी कितनी होती है, 3 गुना 10 के पावर 6 किलो मीटर, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो V1 का मान चाहिए। अच्छा, साइन आईसी का मान भी दे दिया क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग थोड़ी सी गलती कर देते, साइन आईसी का भी मान तो दे दिया है ना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर, तब तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1/2, और इधर ये 3 गुना 10 के पावर 8 बट्टा में इधर आएगा तो गुना में आएगा, 3 गुना 10 के पावर 8, इधर बच गया कौन? V1, इसी का तो मान चाहिए, तो 2 से कटेगा 3, 1.5 गुना 10 के पावर 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा लगाया? साइन आईसी बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2। आप इसको बराबर में म्यू2 बटे म्यू1 भी लिखते होगे, आपको याद होगा ये चीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो गया। 41 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, +3 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, पहले तो हम लोग पी निकाल लेंगे, पी क्या है? 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1 डायोप्टर। क्षमता हमारे पास 1 डायोप्टर, और चूंकि पी बराबर होता है 1/f, अगर क्षमता 1 डायोप्टर तो फोकस दूरी भी 1 मीटर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ा जाए, 42 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब, खगोलीय दूरदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सब कुछ को हमने पढ़ा था, उसमें अंतिम प्रतिबिंब हमारा बना था काल्पनिक और उल्टा। याद होगा आपको, पहले वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, फिर इसी का सीधा और बहुत बड़ा बनता है, यानी कि काल्पनिक और उल्टा ही रह जाता है। ठीक, काल्पनिक और उल्टा दर्पण या लेंस के द्वारा नहीं बनता, केवल दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही बनता है, याद रखिएगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, हमेशा सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर का प्रश्न हमारे सामने, समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग की आयाम अधिकतम होने के लिए उनके बीच का कालांतर, हम लोगों ने पढ़ा था 0 या
शून्य होनी चाहिए या फिर 2n का घटक गुणांक होनी चाहिए। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते जाते ये हमने वेब ऑप्टिक्स में पढ़ा था। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वेब ऑप्टिक्स जाके रिवीजन करो, फिर से पढ़ो या हमसे डाउट पूछना। ठीक है, कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से पढ़ा था। ध्रुवन। कौन सी घटना? ध्रुवन क्या करती है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग होने की पुष्टि करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ी सी हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल। अब हम लोग तैयार हैं अपने क्लास के लिए। थोड़ी सी हमारी टेक्निकल परेशानी थी जो कि सॉल्व हो गया। 44 नंबर के प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अब हमारे सामने होगा। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण। तो ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। वो क्या नियम था? ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर के नियम के समय में हमने देखा था। ब्रूस्टर के नियम के समय में देखा था कि इसके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता था। ठीक है, इससे हम लोगों ने फॉर्मूला भी प्रूव किया था। म्यू बराबर क्या प्रूव किया था? 10 IP। ये ब्रूस्टर का नियम हो सकता है अभी प्रश्न में भी आएगा आगे। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है? ये हमने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में कि अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन का दर बढ़ जाएगा, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विद्युत धारा बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है 47 नंबर का। निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है? तो निरोधी विभव उसका सबसे कम होता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल प्रकाश का है, तो इसी का निरोधी विभव सबसे कम होगा। तो आंसर हमारा लाल प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बड़ा भिविया द्रव तरंगों का तरंगदैर्घ्य। ये प्रश्न बिहार बोर्ड भी कई बार दिया हुआ है, हमने पढ़ा था। ये डी ब्रोगली तरंगे हैं। ठीक है, डी ब्रोगली नियम से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लैम्डा बराबर एच बटे पी आता, जहां एच क्या प्लैंक नियतांक, पी क्या संवेग, लैम्डा बराबर एच बटे पी। ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, हाइड्रोजन, ये बोर मॉडल आया। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल यानी कि सबसे पहला ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग पी बराबर, सॉरी पी ना होना चाहिए, पी बराबर होता है, पी बराबर एन एच बटे 2 पाई होता है। ठीक, एन का मान तो 1 हो जाएगा भूतल में, तो एच बटे 2 पाई सिंपल होगी। ये बोर के परमाणु मॉडल से प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न हमारे सामने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां था, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। तो लाइमन पूछ रहा है कि कौन से लाइमन, हमसे पूछा गया लाइमन कौन से प्रकाश क्षेत्र में पड़ता है? तो आप याद रखना पराबैंगनी। ठीक है, लाइमन हमारा पराबैंगनी में पड़ता। अच्छा, या तो आपको दो ही रखना, लाइमन पराबैंगनी और बामर दृश्य। लाइमन पराबैंगनी, बामर दृश्य, ये पराबैंगनी और बाकी सब के सब अवरक्त किरण में। ठीक है, बाकी सब अवरक्त में। तो दो आप याद रखिएगा, लाइमन पराबैंगनी, बामर दृश्य और बाकी सब अवरक्त में। तो फिलहाल हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बामर आए तो बामर कई बार बिहार बोर्ड दिया है, दृश्य भाग में पड़ता है। 51 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, अल्फा कण का आवेश, प्रोटॉन का आवेश का। अल्फा कण हमने क्या पढ़ा था? हीलियम नाभिक होता है अल्फा कण। हीलियम 2, हीलियम का 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा कण का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन मतलब 1, इसका 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। हीलियम नाभिक आपको याद होगा, हीलियम नाभिक को ही तो अल्फा कण कहते थे ना। ठीक है, हीलियम नाभिक में 2 आवेश होता है, 2 गुना प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन को 2 गुना के बराबर। 1 एमयू ऊर्जा तुल्य होती है। 1 एमयू हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था, 1 एमयू ऊर्जा कार्बन 12
के द्रव्यमान, कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहते हैं 1 mu। इसको हमने सॉल्व भी किया था, और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करो तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये हमारे 52 नंबर का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा अगर आप इसको कैलकुलेशन करो, कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत। सूर्य की विकिरण ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, ये हम लोगों ने कई बार बचपन से पढ़ते आ रहे, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन हमारा आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है 54 नंबर का, कि पी टाइप का अर्धचालक, पी टाइप का अर्धचालक विद्युत रूप में होता है, पी टाइप। अच्छा, पी टाइप से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा ये अर्धचालक है, पॉजिटिव नहीं होता, ये उदासीन ही होता है, उदासीन होता है। ठीक है, पी टाइप पॉजिटिव नहीं बना देना, पी टाइप उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, 0.3 वोल्ट होता है। अच्छा, सिलिकॉन का भी नीचे दिया हुआ, ये सिलिकॉन का होता है 0.7। ठीक है, 0.7 सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का 0.3 होता है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फिलहाल अभी बी सही हो जाएगा। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है, 56 नंबर हमने पढ़ा था, 1 तथा 0 के बीच में होता है आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक, ये सबसे लास्ट चैप्टर फिजिक्स के संचार व्यवस्था वाले चैप्टर में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने 57 नंबर, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर तो फ्लक्स पूछा है, आवेश दिया, फ्लक्स पूछा, गॉस का प्रमेय लगाओ आंख बंद करके, फाई बराबर क्यू 10 माइक्रोकूलम गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ से अब हम लोग कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा अटक रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, 10/एप्सिलॉन नॉट जो है ना, इसको हम लोग 4 पाई के साथ गुना कर देते, और मैथ का नियम, अगर 4 पाई से गुना किया तो भाग भी लगाना पड़ेगा, भाग और गुना दोनों करना पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान अब हम लोग रख देंगे, 9 गुना 10 के पावर 9 गुना ये 10 गुना 4 पाई, यही होनी चाहिए ना, हाँ बिल्कुल, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होगा 9 गुना 10 पावर 9, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 गुना 9 चौक 36, अच्छा 36 पाई, 36 पाई, यहाँ बढ़िया से लिख देता हूँ, 36 पाई, 9 चौक 36 पाई गुना 10 के पावर 9 है, तो गुना 10 के पावर हो जाएगा 10, एक 10 को लेकर के, क्या ये ऑप्शन में है कहीं पे, 36 पाई गुना 10 के पावर 4, 36 पाई गुना 10 के पावर 6, 36 पाई गुना 10 के पावर, ये थोड़ी सी लगता है कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या, 4 पाई 9 गुना 10 के पावर 9, अच्छा माइक्रो कूलम दिया हो, एक मिनट थोड़ी सी गलती हुई है, 10 नहीं दिया, 10 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अगर माइक्रो कूलम से गुना कर लें तो कितना होगा, ये 10 है ना, 10 को रहने दो आप, माइक्रो को, हमारा माइक्रो छूट गया था, माइक्रो में 10 के पावर -6, तो 10 और -6 घट कर जाएगा, कितना बचेगा, 36 पाई गुना 10 के पावर, यहाँ पे लिख देता हूँ 36 पाई गुना 10 के पावर 4 हो जाएगा, तो 4 है ऑप्शन क्या, हाँ ये हमने इसको काट लिया, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 36 पाई गुना 10 के पावर 4, तो फाई बराबर क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट, तो आपको जानते ही हो कि गॉस का प्रमेय से हम लोग 4 पाई से गुना भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, हमने माइक्रो पर ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, स्वप्रेरकत्व एल, एल स्वप्रेरकत्व कोण आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई होती है, स्वप्रेरकत्व एल ओमेगा, और अच्छा ओमेगा एल ये तो आपको पता ही होगा, तो प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिरोध ये ओमेगा एल एक्सएल होता है, ठीक है, इसका मात्रक ओम हो जाता है। नेक्स्ट 59 नंबर का, एक आवर्धक लेंस जिनकी क्षमता 12 डायोप्टर, यानी कि क्षमता P बराबर दे दिया है 12 डायोप्टर की आवर्धन क्षमता M पूछा, P दे करके M पूछा, और M का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, आवर्धक लेंस बोला, इसका मतलब ये सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा है, क्योंकि आवर्धक लेंस को ही तो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की बातें चलिए, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, 1+D/F होता है, 1+D/F होता है, F का मान तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से P बराबर 12 डायोप्टर है, तो 1/F का मान 12 हम लोग रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि P बराबर होता है ना, चूंकि P बराबर नहीं होता है 1/F होता है। ठीक है, P का मान 12 है तो 1/F बराबर 12 हम लोग लिख सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 1 प्लस D का मान कितने हो जाएंगे, D का मान हो जाएंगे, यहाँ से नहीं तो F निकाल लोगे आप, अगर P बराबर 12 तो 12 बराबर 1/F, तो इसलिए F बराबर आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो D का मान 36 बट्टे 1/12 लिखना है, 36 बट्टे 1/12,
तो आप इसको क्या करो, एक बट्टा बट्टा के नीचे बट्टा आ गया तो हम लोग 36 के नीचे नहीं कुछ तो 1 ले लेते हैं और 1/12 को उल्टा कर देते हैं। 1/12 को उल्टा अगर कर दिया जाए तो ये लगता है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है क्या। ये कटना चाहिए ना, D/F। F का मान हमारा P बराबर अगर 12 डायोप्टर है तो P बराबर 12 डायोप्टर है ना, तो F बराबर आ जाएगा 1/12। अच्छा F बराबर 1/12, ये तो ऊपर में चला जाएगा फिर तो 36 गुने 12 प्लस 1। आप इसका कैलकुलेशन करते रहना कितना आता है आंसर। तो ये अगर बहुत ज्यादा आया तो 1200 आंसर आ जाएगा। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है क्या। एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर यानी कि P बराबर दे दिया है 12 डायोप्टर। पूछा आवर्धन क्षमता M बराबर 1+D/F होता है। तो अगर P बराबर 1/F तो 12 बराबर सॉरी हमारा F बराबर हो जाएगा 1/12। तो गुना किया जाए। अच्छा आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, आप ये छोटी सी इजी सी प्रश्न है, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो बड़ी आराम से। आंसर मेरे ख्याल से 12 ही आना चाहिए, या अगर कट जाएगा तो अच्छा तो इसको ना, ये लगता है प्रश्न मिस्टेक है क्या, हो सकता है प्रश्न मिस्टेक होगा, इस पर डाउट रहने देते हैं। या फिर आप इसका कैलकुलेशन करके देखना, कमेंट में इसका जवाब बतलाना, ठीक है, इसका कितना जवाब आता है। 36 गुना 12 प्लस 1 होगा, या फिर ये 36/12 एक और दिन की क्षमता 12 डायोप्टर। अगर इसकी फोकस दूरी 12 होती तो इसका आंसर कितना 4 आ जाता। लगता है कि इसका आंसर लिखने प्रश्न लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। ये क्षमता 12 डायोप्टर जो दिया हुआ है ना, ये लगता है कि फोकस दूरी 12 देनी चाहिए थी, तब इसका आंसर कैसे आ जाएगा 1+D यानी 36/F का मान सीधे 12 रख देंगे। 12 3 36 3 जोड़ 1 4, आंसर तो इसी हिसाब से दिया हुआ है। तो अगर ये F है 12 तो 4 आएगा, अगर ये P है तो आप इसको सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। छोड़ो, बिहार बोर्ड के एक आध प्रश्न ऐसा रहता है। 60 नंबर ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम हम लोगों ने एक बार बात ही बात में चर्चा किया था अभी थोड़ी देर पहले कि म्यू बराबर होता है 10 ध्रुवन कोण की टेंजेंट स्पर्श जिया किसके अपवर्तनांक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर ऑप्शन हमारा म्यू बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर का प्रश्न हमारे सामने, यदि किसी विभव मापी की तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन की बिंदु बढ़ जाएगी, सीधी सी बात। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अधिक लंबाई पर। 62 नंबर का प्रश्न हमारे सामने, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर हमने पढ़ा था और का जोड़ a प्लस बी, एंड का गुना a इंटू बी हो जाएगा, लेकिन एंड से नैंड बनाया तो a डॉट बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, y बराबर a डॉट बी। अच्छा बी नहीं, एक मिनट, सी आंसर सही होगा हमारा, ए डॉट बी का बार होगा ना, सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक। ये गलत, सी नंबर आंसर हमारा सही होगा, ए डॉट बी का बार। और 63 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने, एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है। आपको पता होगा कि अगर प्रकाश स्रोत बिंदु मात्र हो तो इसे परिमित दूरी पर गोलाकार और बहुत ज्यादा दूरी पर होता है समतल हो जाता है। ये लगभग गोले तरंगाग्र का ही भाग है, कौन, समतल तरंगाग्र, ठीक है। ये बहुत दूरी की बात होती है, गोले तरंगाग्र को अगर हम लोग बहुत ज्यादा दूरी पर देखें तो ये समतल तरंगाग्र बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में तार्किक परिपथ का आउटपुट है, ठीक है। ये तो हमारा एंड गेट है, ठीक, और ये है नोट गेट, ये है नोट गेट, ठीक। ये एंड और नोट से क्या बन जाएगा, एंड और नैंड बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा, नैंड गेट। और नैंड गेट का हम लोगों ने बुलियन व्यंजक अभी ऊपर में भी देखा था, y बराबर a डॉट बी का बार। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये लगता होनी चाहिए थी, a डॉट बी का बार होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है 65 नंबर, अगर प्रकाश का वेग हवा में इतना तथा जल में इतना तो उसका क्रांति कोण क्या होगा। क्रांति कोण के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, साइन आई सी बटे साइन 90 डिग्री, तो होगा ही, हमने ऊपर में भी सॉल्व किया था इस प्रकार का प्रश्न। V1 बटे V2 कहाँ से, सघन से विरल में जानी चाहिए ना प्रकाश की किरण, तभी तो क्रांति कोण बनेगा। सघन कोण विरल कोण, सघन होगा प्रकाश का वेग हवा में इतना जल में इतना, तो जल हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर 8 बटे
3 गुना 10 के पावर 8, ठीक है। ये 10 के पावर 8, 10 के पावर 8 तो कट जाएगा, ये तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसको हम लोग हटा देते हैं, तो बच गया साइन आई सी बराबर 2/3। आईसी का मान पूछा है ना, तो आईसी इसलिए आईसी हो जाएगा हमारा, इसलिए आईसी हो जाएगा, इसलिए आईसी हो जाएगा, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 2/3 हो जाएगा, ठीक, साइन इनवर्स 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे सामने लिखा हुआ। आप ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना, साइन आई बटे साइन आर बराबर V1/V2, ठीक है। V1 सघन माध्यम, V2 विरल माध्यम, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। 66 नंबर प्रश्न, अबिंदुकता। अबिंदुकता के बारे में हमने पढ़ा था, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, जरा के लिए द्विफोक्सी और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ। 67 नंबर, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक, तो हम लोग प्रिज्म में, कांच के प्रिज्म में जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखते हैं तो सबसे ज्यादा झुकता है कौन? बैगनी, सबसे कम लाल। जो ज्यादा विचलन होता है उसका विचलन कौन ज्यादा होता है? डेल्टा बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो जिसका डेल्टा ज्यादा उसका म्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, जिसका डेल्टा ज्यादा उसका म्यू भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का, तो बैगनी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम अपवर्तनांक लाल का और सबसे ज्यादा बैगनी का, ठीक है। 68 नंबर का प्रश्न हमारे सामने, व्यतिकर्ण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, फॉर्मूला देखा था, बीटा बराबर डी लेमडा बटे डी होता है, ठीक है। तो पूछा किसके तरंगदैर्ध्य के समानुपाती, हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, बीटा लेमडा ऊपर में है तो ये समानुपाती ही होगा ना, ये आपको याद होनी चाहिए, बीटा बराबर डी लेमडा बटे डी। नेक्स्ट हमारे सामने है 69 नंबर, विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन विक्रम सही और वीडियो, तो संचालकता, संचालकता मतलब संचालकता ये मोबाइलिटी होती है, मोबाइलिटी कहते हैं इसको, कंडक्टिविटी को मोबाइलिटी भी हम लोग कहते हैं। तो मोबाइलिटी का फॉर्मूला म्यू बराबर हमने पढ़ा था VD बटे ई, मोबाइलिटी को म्यू से सूचित करते थे, फॉर्मूला था VD बटे ई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है 70 नंबर, एलसीआर परिपथ में ऊर्जा कक्ष है। आप जब एल का, प्रेरकत्व का और धारिता का और आर का संयोजन बना लोगे तो इसमें जो ऊर्जा का खपत करने वाला काम, ये ऊर्जा का संचित करता है, ये भी ऊर्जा का संचित करता है, लेकिन खपत करने का काम इसका होता है, ये ऊर्जा को संचित नहीं करता, खपत करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ए हो जाएगा, प्रतिरोधक। तो ये था हमारा 70 आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे। आज के क्लास में हमने क्या देखा? टोटल सबके सब 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा है। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप हमसे किसी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो आप हमें वहां पर भी मैसेज कीजिए, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कहीं भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है आपने, अगर आपका किसी प्रश्न में कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न का नंबर बताइए, हम लोग उसका जरूर से जरूर कैलकुलेशन करेंगे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में अगले क्लास में।